Good evening, students. In the previous class, we have completed the topic respiration in human being of the chapter called life process of the biology. ठीक है, यानी बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस का हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था पिछले क्लास में वो था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। आज जिस टॉपिक को हम इंक्लूड करेंगे वो भी लाइफ प्रोसेस का ही एक पार्ट है और इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोर्ट। तो अब सवाल आता है कि व्हाई ट्रांसपोर्ट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, हम लोग सब जानते हैं कि द बॉडी ठीक है ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म is made up of cells। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये या तो प्लांट्स होगा या एनिमल्स होगा। और ये बात भी सच है कि द मल्टी सेलुलर एनिमल्स have a millions of cells। जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, या हम एक चीज और लिख सकते हैं, प्लांट्स भी है ना। प्लांट्स हैव a million of cells। So they need water, minerals and food। ये तीन चीज सभी सेल्स को चाहिए मल्टीसेलुलर एनिमल के टू मेंटेन देयर सेल स्ट्रक्चर, है ना। सिंपल है कि मल्टीसेलुलर एनिमल में मिलियन ऑफ सेल्स होगा एंड ऑल द सेल्स व्हेन वर्क टुगेदर दे रिजल्ट इनटू द एक्टिविटी ऑफ सेल। हम क्लास 9 में जो सेल थ्योरी पढ़े थे उसमें ये पढ़े थे सेल थ्योरी में द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सम टोटल ऑफ द लिविंग ऑफ कंबाइंड एफर्ट ऑफ द सेल। तो सेल्स को एक्टिव रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, मिनरल्स एंड वाटर होगा। और ये उसको कहां से मिलेगा? ये जो मिलेगा ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू मिलेगा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट हम जनरली क्या बोलते हैं? जनरली हम ट्रांसपोर्ट का मतलब समझते हैं किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, यहां पे ट्रांसपोर्ट किया है कि इट इज अ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। ये एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है in which the food is absorbed in one part of the body and transported to other parts of the body, है ना।
यानी ट्रांसपोर्ट क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसमें फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के वन पार्ट में, किसी एक भाग में फूड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और दूसरे पार्ट में इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। क्यों ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? टू मेंटेन द लाइफ फंक्शन, यानी ह्यूमन बीइंग के या प्लांट या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके सर्वाइव के लिए और लाइफ को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑल survive in this world on the basis of our cellular development, and in order to develop our cell we need energy. Okay, now यहाँ पे हम दो ट्रांसपोर्ट को दो सेक्टर में पढ़ेंगे। पहला सेक्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और दूसरा सेक्टर है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सबसे पहले एनिमल में क्या है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी टू परफॉर्म सर्टेन लाइफ फंक्शन। बट बेसिकली प्लांट्स आर क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं ये बेसिकली सीडेंट्री होते हैं। सीडेंट्री मीन्स वो एक जगह स्टेशनरी होते हैं एंड ओनली पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी मूव, है ना। दूसरा क्या होगा, most of the plant parts are in direct contact. most of the जो plant parts है क्या है, these are in direct contact with atmosphere, so they get carbon dioxide and oxygen by diffusion process to perform, क्या परफॉर्म करेगा, to perform photosynthesis and रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो यहां तक तो ठीक है कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर से मिल गया, ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर से मिल गया। किस प्रोसेस से मिला, डिफ्यूजन से मिला, जिससे वो फोटोसिंथेसिस भी किया और रेस्पिरेशन भी किया। ठीक है, लेकिन वाटर एंड मिनरल उसको कैसे मिलेगा और फूड उसके बॉडी के हर एक पार्ट में कैसे जाएगा। फॉर दिस ये जो प्लांट है, plant needs conducting tissue। प्लांट को क्या चाहिए, कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए। और ये कंडक्टिंग टिश्यू क्या क्या है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, to transfer water, mineral and food to every parts of the plant, they need xylem and phloem which are conducting tissue। ठीक है, अब हम लोग फुल फोकस करेंगे what is the role of xylem and what is the role of phloem in transfer of water, mineral and food। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में पहला जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो क्या है, पहला जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो है
जाइलम। जाइलम को ही क्या कहा जाता है? वुड। ये जो जाइलम है ये 4 कंपोनेंट से बना हुआ है। 4 कंपोनेंट्स क्या क्या है? जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा पहले लिखते हैं, ठीक है, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी समझ आ जाएगा। इसमें से जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकीड और जाइलम फाइबर, ये तीनों ही डेड सेल। और जो पैरेन्काइमा हम लिख रहे हैं, इट इज द ओनली लिविंग टिश्यू, ये एकमात्र लिविंग टिश्यू है पूरे जाइलम में, ठीक है। जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स in unidirectional pathway। यूनिडायरेक्शनल पाथवे का मतलब हुआ फ्रॉम रूट, मतलब फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल कौन परफॉर्म करता है? जाइलम। किस तरह से परफॉर्म करता है? यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में। कैसे? रूट से टॉप ऑफ द प्लांट। ये हो गया जाइलम का फंक्शन। अब जाइलम वाटर और मिनरल को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है ये हम देखेंगे, ठीक है। देखो अब क्या होता है। अभी बताएं कि जाइलम जो है, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है? जाइलम वेसल। जाइलम वेसल इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, कंटिन्यूअस पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसमें सेलुलोज और लिग्निन का डिपोजिशन है, ठीक है। लेकिन देखो इसका जो एंड वॉल है दोनों तरफ का, एंड वॉल इज कंप्लीटली ब्रोकन। जब एंड वॉल कंप्लीटली ब्रोकन होगा तो ये ड्रेन पाइप की तरह होगा, जो रूट से लेके लीफ ऑफ द प्लांट तक एक कंटिन्यूअस कॉलम बनाएगा। और इस कंटिन्यूअस कॉलम होने के कारण वाटर का फ्लो विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी बाधा के, फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट जाएगा। प्लस इस वेसल में छोटे छोटे पिट्स भी होते हैं। ये पिट्स कहाँ पे होते हैं? जहां पे लिग्निन एब्सेंट होते हैं। और ये पिट्स जो है बेसिकली क्लोज टाइप होते हैं, यानी इसका मेन जो वाटर कंडक्शन है ये थ्रू वन वेसल टू अनदर वेसल होता है, जो कि कंटिन्यूटी होता है फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट, ठीक है। और वेसल्स जो है ये वाटर का जो कंडक्शन करता है, ये वाटर का जो कंडक्शन करता है ये फ्लावरिंग प्लांट्स में करता है। किसमें करता है? फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? एक ही है, एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। इसमें वाटर का कंडक्शन करता है वेसल्स, ठीक है। और वेसल्स एक डेड सेल है। जब डेड सेल है तो इसमें ना न्यूक्लियस होगा ना लिविंग मास होगा, ओके। नेक्स्ट, वेसल्स के बाद क्या है इसमें? इसमें वेसल्स के बाद है ट्रैकीड। ट्रैकीड स्पिंडल सेपरेट सेल्स होता है। और देखो इसका दोनों एंड टैपरिंग है, जबकि वेसल्स का दोनों एंड ओपन है। तो टैपरिंग होने के कारण इसमें डिफरेंट पिट्स पाया जाता है, और इस पिट्स के थ्रू ही
जब पैरेलली बहुत सारा ट्रैकिड्स फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट अरेंज होता है, दे ट्रांसफर द वाटर एंड मिनरल थ्रू ट्रैकिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। ट्रैकिड भी डेड सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, लेकिन ट्रैकिड वाटर और मिनरल का जो कंडक्शन करता है ये सिर्फ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में करता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में करता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन कौन आएगा? पहला हो गया टेरिडोफाइट्स और दूसरा हो गया जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कौन है? ट्रैकिड। और एंजियोस्पर्म में वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कौन है? वेसल्स। ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये तो समझ आ गया कहां से होता है, कैसे होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो, सबसे पहले ये जान लो कि किसी भी प्लांट में जो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, कहां से एब्जॉर्प्शन होता है? फ्रॉम द सॉइल होता है। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेता है, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सब कहां से लेता है? ये सॉइल से। किसके द्वारा लेता है? थ्रू रूट्स। किसके द्वारा लेता है? थ्रू रूट्स। अब ये जो रूट है, इस रूट का इपिडर्मल आउटग्रोथ होता है। यानी जो रूट है इसका 4 स्ट्रक्चर है। सबसे पहले होगा इपिडर्मिस। इपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है और प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। इसी के एक्सटेंशन को कहा जाता है रूट हेयर। रूट हेयर से जब वाटर और मिनरल का एब्जॉर्ब हुआ, ये एपिडर्मिस से कहां चला गया? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से कहां चला जाएगा? इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस इज द इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। और इंडोडर्मिस से ये कहां जाएगा? रूट के जाइलम में। कहां जाएगा? रूट के जाइलम में। रूट का जो जाइलम है ये वाटर को कहां ट्रांसफर करेगा? स्टेम के जाइलम में। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्ट कंटिन्यूटी बना के रखा है, चाहे वो ट्रैकिड हो या वेसल हो। और स्टेम के जाइलम से थ्रू पिटियोल। पिटियोल मतलब स्टॉक ऑफ द लीफ। पत्ता का जो डंठल होता है उसको पिटियोल कहा जाता है, स्टॉक को। पिटियोल ऑफ द लीफ, ये जाइलम ब्रांचिंग करता है और ब्रांचिंग करके ब्रांचिंग एंड इंटर इनटू ऑल द लीव्स। सभी पत्ते के अंदर ये एंट्री करता है। कौन एंट्री करता है? जाइलम। और लीफ के हर एक पार्ट को ये वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन प्लांट किस परिस्थिति में वाटर, व्हाट इज द कंडीशन इन विच द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल? देयर मस्ट बी अ सर्टेन नीड, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दिस नीड इज क्रिएटेड। ये नीड कैसे प्लांट को होता है? ठीक है, तो ये हम लोग समझेंगे। देखो क्या होगा। जो प्लांट होते हैं, ठीक है, इसके अपर मोस्ट पार्ट में लीफ है। इस लीफ में स्टोमाटा होता है।
स्टोमाटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। स्टोमाटा एक माइन्यूट पोर होता है और इस पोर के थ्रू वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और जब वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। अब जब ट्रांसपीरेशन हो गया तो नेक्स्ट क्या होगा? लीफ में वाटर का डिफिशियंसी होगा। कहां पे वाटर का डिफिशियंसी होगा? इन मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल का ही दूसरा नाम फोटोसिंथेटिक सेल है, जहां पे प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड को बनाता है। तो मेसोफिल सेल इस पानी की कमी को कहां से दूर करेगा? लीफ के जाइलम से। यानी लीफ के जाइलम में वाटर प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि वहां पे पानी घट रहा है। तो ये अपने वाटर प्रेशर को रिगेन करने के लिए कहां से पानी लेगा? स्टेम के जाइलम से, बिकॉज इट इज डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद स्टेम जाइलम विद वेसल एंड ट्रैकिट्स। और स्टेम जाइलम इसको कहां से लेगा? रूट के जाइलम से। और तब रूट का जाइलम अपने वाटर डिफिशियंसी को कैसे पूरा करेगा? रूट हेयर absorb water from soil, absorb water and mineral from soil। और इस तरह से लीफ अपने वाटर के डिफिशियंसी को पूरा करेगा। यानी लीफ में जो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसके लिए जो मेन फेनोमेनन है ये ट्रांसपीरेशन, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है, देखो वाटर तो ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट of food from one parts of the plants to another, transport of food from one parts of the plant to another is called, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब ये जो ट्रांसलोकेशन है, इट इज परफॉर्म बाय फ्लोएम। फ्लोएम को क्या बोलते हैं? बास्ट। ये फ्लोएम का क्या काम है? कंडक्शन ऑफ फूड इन बाई-डायरेक्शनल पाथवे। बाई-डायरेक्शनल मीन्स टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप या टॉप से बॉटम। यानी जाइलम की तरह ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये क्या है? बाई-डायरेक्शनल। और फ्लोएम को इस कंडक्शन ऑफ फूड के लिए व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन द फ्लोएम? किसके द्वारा फ्लोएम इस कंडक्शन ऑफ फूड को परफॉर्म कर रहा है? वो है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर है। याद करो जाइलम में
जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम फाइबर, 3 डेड टिश्यू था और लिविंग एक ही था, जाइलम पैरेन्काइमा। और यहाँ पे सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा ये सभी लिविंग है, यानी फ्लोएम में लिविंग कंपोनेंट्स का परसेंटेज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जाइलम, और फ्लोएम में एक ही डेड टिश्यू है, दैट इज फाइबर। एंड फाइबर वी ऑल नो इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड। ठीक है, अब कैसे ये कंडक्शन ऑफ फूड होता है? बेसिकली क्या होता है, ये जो सेल मैंने पहले बनाया ये है सीप ट्यूब। क्या है? सीप। जिस तरह से जाइलम में वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो हायर प्लांट्स में स्पेशली एंजियोस्पर्म में था उसका नाम था वेसल, है ना, जाइलम वेसल। और उसमें क्या था, दोनों एंड्स कंप्लीटली खत्म हो चुका था, जिस कारण से एक कंटिन्यूअस कॉलम बन रहा था वाटर और मिनरल का। यहाँ पे सीप ट्यूब में क्या हो रहा है कि दो एंड है, दोनों एंड है, इट इज नॉट कंप्लीटली डिसअपियरिंग बट देयर आर सेवरल पोर्स ऑन बोथ द एंड्स, और इस एरिया को कहा जाता है सीप प्लेट। क्या कहा जाता है? सीप प्लेट। और इसी सीप प्लेट के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। ठीक है, और ये जो तुम्हारा सीप प्लेट है, ठीक है, इसमें जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है इट इज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। नॉर्मली होता क्या है कि किसी भी प्लांट में जो लीफ है यही है मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम इसलिए लीफ को ही बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, है ना। और लीफ में फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? मेसोफिल सेल्स में। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेसोफिल सेल्स में 2 तरह का सेल्स होता है, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा और एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब मेसोफिल सेल्स में जैसे ही फूड होता है ये फ्लोएम ट्यूब में चला जाता है। ठीक है, फ्लोएम ट्यूब क्या है यहाँ पे? बेसिकली सीप ट्यूब है एंजियोस्पर्म के केस में। अब सीप ट्यूब का सबसे बड़ा यूनिकनेस क्या है कि ये लिविंग है। लिविंग है मतलब इसमें साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? लिविंग मास। लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं है। बेसिकली हम लोग क्या पढ़े थे कि इन एवरी सेल देयर इज अ न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस इज अ मास्टर ऑफ द सेल। लेकिन पूरे लिविंग वर्ल्ड में दो एक्सेप्शन है, एक मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल, मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल, और दूसरा सीप ट्यूब ऑफ प्लांट जो लिविंग होते हुए भी उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो फिर इसके जो पूरे काम को कंट्रोल कौन करता है? ये दूसरा वाला सेल जिसको बोला जाता है कंपेनियन सेल। क्या कहा जा रहा है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या करता है? कंपेनियन सेल लिविंग है, साइटोप्लाज्म है, प्लस इसके पास न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस जो है इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सीप ट्यूब as well as it transfer the material to the sieve tube according to its requirement। इसकी जरूरत के हिसाब से कुछ सब्सटेंस को जो सीप कंपेनियन सेल है वो सीप ट्यूब को ट्रांसफर करता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म, उस केस में क्या होता है कि सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है, उसकी जगह सीप सेल होता है, एंड सीप सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर conducting food from one part of the cell to another cell। ठीक है, अब ये कैसे होता है? देखो, मेसोफिल सेल में फूड बना, ये मेसोफिल सेल में जैसे ही फूड बना ये फ्लोएम ट्यूब में आया। फ्लोएम ट्यूब में जैसे ही फूड आया, क्या आया? फूड आया।
फ्लोएम ट्यूब में फिर क्या एंट्री किया, एक तरफ फूड और दूसरी तरफ वाटर। जैसे ही फूड और वाटर, फूड के साथ वाटर मिक्स हो गया फ्लोएम ट्यूब में, यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, और जैसे ही हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, डिफ्यूजन किधर से किधर होता है, फ्रॉम हाई टू लो, तो ये फ्रॉम सोर्स दैट इज लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, और सोर्स और सिंक हमेशा चेंज होगा। इनिशियली मान लो लीफ इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन जैसे ही लीफ से वो फूड आ गया नीचे, मान लो कि एक नया लीफ ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो वो वहां पे हो गया। अब वहां से जैसे मान लो ये एक प्लांट बना रहा है, देखो जैसे ये एक प्लांट है, यहां पे एक मैच्योर लीफ है जहां फोटोसिंथेसिस हो, तो ये हो गया सोर्स। अब यहां पे एक यंग लीफ ग्रो कर रहा है, तो ये सोर्स टू सिंक मूव किया, जिसको चाहिए वो सिंक हो गया। ठीक है, अब यहां पे आके फूड एक्यूमुलेट हो गया अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। अब जैसे ही ये मैच्योर हुआ, सडनली यहां पे एक नया लीफ स्प्राउट कर रहा है, तो फूड इसको चाहिए टू गेट मैच्योर, तो अब ये फिर सोर्स सिंक की जगह क्या हो गया, सोर्स, और ये हो गया सिंक। अब मूव कहां से कर रहा है, थ्रू सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल और सीप सेल, द फूड ट्रांसफर फ्रॉम लोअर लीफ टू द अपर लीफ। इसलिए यहां पे डायरेक्शन का कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे कि जाइलम में है फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द लीफ प्लांट ऑलवेज, इसलिए इसको कहा गया बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टिंग एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, देखो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन जब पढ़ेंगे, या ट्रांसपोर्ट इन क्या पढ़ेंगे हम लोग, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है ब्लड, ठीक है, एक है ब्लड वेसल्स, और दूसरा है हार्ट। ठीक है, ये 3 मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, ये एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कि हर समय एनिमल या ह्यूमन बॉडी में मूव करते रहता है। इसका जो पीएच है वो 7.4 है, यानी स्लाइटली अल्कलाइन है। दूसरा, ये जो ब्लड है इसका बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होता है। दो कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स को ही दूसरा कहा जाता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55 to 60% है। ब्लड कॉर्पसल्स पूरे ब्लड का 45 to 40% है। प्लाज्मा में 90 से लेके 92% वाटर है और 10 से लेके 8% सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट में क्या क्या आएगा, प्रोटीन आएगा, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा,
न्यूट्रिएंट्स आएगा, न्यूट्रिएंट्स क्या आएगा, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, इस तरह का। उसके बाद वेस्ट मटेरियल आएगा, है ना, प्लस एंटीबॉडी आएगा। अब ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स में क्या आएगा, ये जो ब्लड कॉर्पसल्स है इसमें 3 है ना। ब्लड कॉर्पसल्स को थोड़ा इलैबोरेटली पढ़ा देते हैं अलग से। पहला था प्लाज्मा और दूसरा था ब्लड कॉर्पसल्स। अब ब्लड कॉर्पसल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स में क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। और तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो रेड ब्लड सेल है इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। जो रेड ब्लड सेल है ये रेड इसलिए है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन है। और हेमोग्लोबिन क्या करता है, इट इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसलिए हेमोग्लोबिन के कारण रेड ब्लड सेल रेड इन कलर है। दूसरा, ये जो आरबीसी है, ठीक है, ये सर्कुलर इन शेप है। तीसरा क्या होगा, ये जो आरबीसी है सर्कुलर इन शेप के साथ साथ जो मैच्योर आरबीसी होता है, मैच्योर आरबीसी इसका मैमल्स का, जिसमें मेमोरी ग्लैंड और बॉडी हेयर होता है, मैमल्स का ई न्यूक्लिएटेड होता है। ई न्यूक्लिएटेड मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट। और इसका लाइफ स्पैन कितना दिन होता है, 120 डेज। 120 डेज। ये हो गया रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब व्हाइट ब्लड सेल में, व्हाइट ब्लड सेल जो है जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोल रहे हैं, इसका और एक नाम क्या है, सोल्जर ऑफ द बॉडी। सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा गया, क्यों, बिकॉज इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द अटैक ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ये हमारा सोल्जर ऑफ द बॉडी है और हमें इम्यूनिटी 2 तरीके से प्रोवाइड करता है। एक, डायरेक्टली किल एंड ईट द ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक नेचर। लेकिन दूसरे तरफ ये क्या करता है, इट डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बाय रिलीजिंग प्रोटीन सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। और व्हाइट ब्लड सेल कलरलेस होता है और इसका शेप एमोबॉइड होता है। एमोबॉइड मींस इरेगुलर इन शेप, ठीक है। ये हो गया व्हाइट ब्लड सेल। अब हम लोग प्लेटलेट्स में आते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या है, एक तो है थ्रोम्बोसाइट्स, दूसरा इट इज अ फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा है, ऑफ अ सेल, स्पेशल सेल। इसी स्पेशल सेल का ये फ्रैगमेंट है जो कि बोन मैरो से बनता है। और ये जो प्लेटलेट्स है इसका मेन काम है, इट प्ले रोल इन
ब्लड क्लॉटिंग। ये किस पे रोल प्ले करता है? ब्लड क्लॉटिंग में, क्योंकि प्लेटलेट के पास एक स्पेशल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको बोला जाता है प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगर किसी के दिमाग में कि ब्लड क्लॉटिंग की अगर हम देखें हैं, कहीं पे भी अगर हमारा चोट लगता है और खून निकलता है तो कुछ देर के बाद खून निकलना अपने आप बंद हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग ब्लड ओजिंग आउट फ्रॉम द वुंडेड पार्ट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब ये हो गया ब्लड के बारे में हम पढ़ ली। अब ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ ली। ब्लड वेसल्स जो है इसमें क्या क्या होगा? ब्लड वेसल्स में 3 होगा, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज याद रखना हमेशा थिक होता है, थिक वॉल्ड होता है, मोटे वॉल का होता है, जबकि वेन हमेशा थिन वॉल्ड होता है। आर्टरी का काम है ब्लड टेकन आउट फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन के पास ले जाता है हार्ट से ब्लड को। वेन का काम है इट टेक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया, क्योंकि आर्टरीज जब ब्लड पंप आउट करता है ब्लड को तो एक प्रेशर से करता है, और उस प्रेशर को ओवरकम करते हुए, या हिंदी में जिसको बोलते हैं झेलते हुए, उसको बॉडी के बाकी पार्ट में, बाकी ऑर्गन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसका वॉल थिक वॉल है। और ये चारों तरफ के ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में घुसाता है, यानी इसमें ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए ये इसका वॉल थिन होता है। और ब्लड और कैपिलरी को एक नैरो थिन ट्यूब जो जोड़ के रखता है, ये हो गया कैपिलरी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि आर्टरी, कैपिलरी और वेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ट्रांसफर ऑफ ब्लड बिटवीन द बॉडी ऑर्गन एंड सेल्स फ्रॉम द हार्ट और इनटू द हार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट ये जो हार्ट है, अगर ह्यूमन हार्ट को ही देख लेते हैं तो ये ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर है शेप में, पहला। दूसरा, इसके ऊपर में एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम। तीसरा, इट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर। कितना चेम्बर है इसमें? 4 चेम्बर है। क्या क्या? दैट इज 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल। 2 आर्टरिया है अपर में, राइट और लेफ्ट आर्टरिया, एंड नीचे में राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये जो हार्ट है इट इज इक्वल टू द ह्यूमन फिस्ट। हम जो मुट्ठी बांधते हैं तो ये हमारा मुट्ठी जितना बड़ा है, माना जाता है कि उसी के बराबर हर एक इंसान का हार्ट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाउ द ब्लड फ्लोज इन द हार्ट। जैसे अगर हम हार्ट का मान लेते हैं कि 4 चेम्बर, ये हो गया राइट आर्ट्रियम और ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम।
ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हमेशा याद रखना कि राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में हमेशा क्या रहता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दोनों आर्टरिया के बीच का जो पार्टीशन है, ठीक है, इसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस कहा जाता है, और इसके बीच में एक वेल्व होता है। ठीक है, क्या होता है, एक वेल्व होता है, इसको वेल्व V1 और वेल्व V2 बोलते हैं। अब वेल्व क्या होता है, वेल्व वैसा स्ट्रक्चर होता है विच ओनली अलाउ फॉरवर्ड फ्लो एंड नेवर अलाउ बैकवर्ड फ्लो। ये किसी चीज को फॉरवर्ड फ्लो होने देता है लेकिन बैकवर्ड फ्लो होने नहीं देता है। अब जब राइट आर्टरिया में एक्सेस अमाउंट ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा तो इसमें एक ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, और ब्लड प्रेशर किसके कारण क्रिएट होगा, दोनों आर्टरियम में रिस्पेक्टिवली ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, और उस ब्लड प्रेशर को क्रिएट करने में जो स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है दोनों आर्टरियम में उसको कहा जाता है एसे नोड। क्या कहा जाता है, एसे नोड। साइनो आर्टरियल नोड। क्या कहा जाता है, साइनो आर्टरियल नोड। ये जैसे ही वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों हार्ट के आर्टरियम में करता है, दोनों हार्ट आर्टरियम अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल के थ्रू रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में ब्लड को भेज देता है। राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। जैसे ही लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहां भेजा, लंग्स में। लंग्स में जैसे ही ब्लड गया, लंग्स प्यूरिफाई द ब्लड, लंग्स ने ब्लड को प्यूरिफाई किया, और प्यूरिफाई करने के बाद लंग्स से टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है, टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है, क्या हुआ कि पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन के द्वारा क्या निकला, ऑक्सीनेटेड ब्लड। लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड जो निकला वो पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां गया, लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ही आया, लेफ्ट ऑरिकल इसको कहां भेजा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड फ्लो एक्सेस हुआ, ये ब्लड कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, मेन वेन के थ्रू या मेन एरोटा के थ्रू, मेन आर्टरी के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद जितना भी बॉडी ऑर्गन है या बॉडी टिश्यू है, ठीक है, उसमें पहुंचा बॉडी ऑर्गन। जब बॉडी ऑर्गन के थ्रू ये पास होने लगा तो बॉडी ऑर्गन ऑक्सीनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन लिया और उसके बदले उसको क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लगातार वो लॉस कर रहा है ऑक्सीजन और गेन क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फाइनली थ्रू आउट द बॉडी ऑर्गन पास होने के बाद जो ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड से किसमें कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ थ्रू मेन वेन, ये ब्लड कहां चला गया,
फिर से राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से फिर से वही ट्रांसपोर्ट हुआ, राइट से राइट, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, इस तरह से ये ब्लड का लगातार फ्लो हुआ। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, सुनो। हार्ट, ह्यूमन हार्ट 4 चेंबर है, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल है। राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहा गया लंग्स में, लंग्स इसको प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाई करके ऑक्सीनेटेड ब्लड को पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन से कहां भेजा, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, थ्रू वाल्व V1। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये मेन आर्टरी से ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आया, थ्रू आउट द बॉडी ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन से पास होने के दौरान ब्लड का नेचर ऑक्सीनेटेड से क्या हो गया, डीऑक्सीनेटेड, और ये फिर मेन वेन के थ्रू कहां चला गया, राइट आर्टरियम में। अब इसी में क्वेश्चन आता है कि व्हाई ह्यूमन ब्लड इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन ब्लड को डबल सर्कुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्यूमन ब्लड क्या है, ह्यूमन ब्लड 2 तरीके से सर्कुलेट होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ह्यूमन ब्लड डबल सर्कुलेशन कैसे, डबल सर्कुलेशन कैसे, ठीक है। अब देखो डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, ह्यूमन ब्लड में 2 तरह का सर्कुलेशन है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी मींस लंग्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक है सिस्टमिक, सिस्टमेटिक बहुत जन गलती कर देता है, जबकि होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से, जो कि हार्ट का पार्ट है, किसका पार्ट है, हार्ट का पार्ट है, ब्लड कहां गया, लंग्स में, और लंग्स से पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन के द्वारा ये कहां गया, लेफ्ट आर्टरियम में गया, और लेफ्ट आर्टरियम किसका पार्ट है, हार्ट का, यानी हार्ट से ब्लड पंप आउट हो रहा है, लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से फिर वापस हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में आ रहा है। तो जब ब्लड का ट्रांसफर हार्ट टू हार्ट आने के बीच लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरी तरफ देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड रिलीज हो रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, जो कि हार्ट का पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कहां जा रहा है, बॉडी ऑर्गन में, और बॉडी ऑर्गन से फिर मेन वेन के थ्रू ये कहां जा रहा है, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम क्या है, हार्ट है, यानी हार्ट से ब्लड निकला और फिर वापस हार्ट में आया, इसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि किसके थ्रू आ रहा है, बॉडी ऑर्गन के थ्रू, और ये है मेन वेन, इसके थ्रू हार्ट में घुस रहा है, और मेन आर्टरी के थ्रू वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे लंग्स का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन, और ये दोनों को मिला के कहा जाता है डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।